जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए सामाजिक विज्ञान में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं जो कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड 2024 में तबाही मचाएगा। ठीक है, और इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की भी चर्चा की गई है। आप लोग पूरे वीडियो तक बने रहे। कम समय में सिकंदर बनाने का श्रेय इसे दिया जाएगा। इसका नाम होगा 7 फेरों वाली सीरीज। ठीक है, पहला क्वेश्चन जानेंगे, गैरीबाल्डी के कार्य पर चर्चा करें। गैरीबाल्डी के कार्य की चर्चा करें तो इसका उत्तर हो जाएगा, गैरीबाल्डी एक राष्ट्रीय नेता थे जो अपनी सेना बनाकर राजवंश को हराकर सिसिली तथा नेपल्स में अपनी सत्ता स्थापित किया। सन 1862 में गैरीबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी तथा काउंट काबूर से भेंट होने पर इस योजना को त्याग दिया। गैरीबाल्डी ने अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र के हवाले कर दिया और अपना जीवन आम जनता की तरह जीने लगा। ठीक है, गैरीबाल्डी, देखिए गैरीबाल्डी रियल में एक नाविक थे, यानी नाव चलाने वाले व्यक्ति था जो एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर कार्य करता था। बहुत ही अच्छा बंदा था। देखा जाए तो इन्होंने अपनी एक समय एक सेना बनाया, राजवंश को हराने के लिए एक सेना बनाया और सेना बनाकर राजवंश को हराकर वहाँ पे नेपल्स और सिसिली एक जगह था उसको जीत लिया और जीतकर 1862 में फिर गैरीबाल्डी ने रोम पर, यानी इटली की राजधानी रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई। लेकिन इस योजना को त्यागने के कारण बन गया कि इसको रास्ते में काउंट काबूर से मुलाकात हो गई। तो काउंट काबूर से मुलाकात होने के कारण इस योजना को त्याग दिया और गैरीबाल्डी ने अपनी पूरी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर दिया और अपना जीवन आम जनता की भांति जीने लगा। यह था गैरीबाल्डी के कार्य। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर, और गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? नाविक। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कब और किनके द्वारा की गई थी? तो कहेंगे राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम 1867 से 68 में दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। उन्होंने अपनी पुस्तक पोएट्री एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताया था। देखा जाए तो राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने 1867 से 68 में लगाया था और उस समय प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम कितना बताए थे? तो 20 रुपया बताए थे। याद रखेंगे। किस पुस्तक में? पोएट्री एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, जलोढ़ मृदा से आप क्या समझते हैं? इस मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है? जलोढ़ मृदा, उत्तर में जलोढ़ मृदा लिखकर डैश देंगे। कहेंगे नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मृदा कहते हैं। इस मिट्टी का विस्तार राजस्थान एवं गुजरात में है। इस मृदा गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन जैसी फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। देखा जाए तो यह मृदा चावल, गेहूं, गन्ना, मक्का, दलहन पौधे फसलें के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है और जलोढ़ मृदा इस प्रकार उत्तरदायी होती है। अब देखिए जलोढ़ मृदा जो होता है, नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी जो होता है जलोढ़ मृदा का विस्तार सबसे अधिक बिहार में है। ये बात याद रखेंगे। और उसी मिट्टी में होता है कि नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई पुरानी मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं? बांगर। और नई मिट्टी को खादर कहते हैं। ये बात याद रखेंगे। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड, बांगर और खादर में क्या अंतर है। क्वेश्चन नंबर 4 जानेंगे, दबाव समूह क्या है? तो सीधे कहिएगा कि समाज में विभिन्न प्रकार के हित समूह होते हैं। यह व्यक्ति के ऐसे समुदाय या संगठन का होता है जिनका हित एक समान होता है, उसे दबाव समूह कहते हैं। उदाहरण के लिए व्यापारिक समूह, कृषक तथा शिक्षक संघ आदि आते हैं। यानी दबाव समूह में क्या होता है, कभी कभी मान लीजिए आपका कोई साथी गलत काम कर रहा है या गलत काम करने पर आप उसको मजबूर कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, आपको करना ही है भाई, तो मजबूरी में वो कदम उठा लेता है, तो उसको दबाव। समूह का मतलब 4 से 5 हम लोग हैं, मान लीजिए आमतौर पर समझेंगे इसको। मान लीजिए हम 4 दोस्त हैं, 4 दोस्त में कहीं जा रहे हैं, कहीं किसी चीज़ को देख लिए तो एक लड़का उसमें है, उसको हम लोग चढ़ा दिए, भाई इसको कर दो, उसको मार दो जान से, या यहाँ पे चल जाओ, तो दबाव उसको डाल दिए कि करो प्रेशर। उस बंदा ने प्रेशर में आकर घटना को कर दिया, उसी को दबाव समूह कहा जाता है। जो ज़्यादातर ये दबाव समूह व्यापारिक समूह पर होता है, शिक्षक पर होता है। याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जानेंगे, अस्तरंजन क्या है?
रंगीन मानचित्रों में रंगों की विभिन्न अभावों के द्वारा उच्चवाच प्रदर्शन का एक मानचित्र निश्चय किया गया है। हल्टर एवं दीवारों की मानचित्रों में इस विधि का उपयोग आपने अवश्य देखा होगा। ठीक है, उसी को अस्तर रंजन कहा जाता है। ठीक है, अस्तर रंजन के मतलब होता है कि रंगीन मानचित्रों में रंगों को विभिन्न, देखिएगा कभी कभी किसी नक्शा पे कई प्रकार के रंगीन किए होते हैं। किसी किताब में कोई नक्शा, भारत का नक्शा बन गया, उसमें कई प्रकार की कलरें की जाती है, उसी को अस्तर रंजन कहा जाता है। वह कलरें अलग अलग होती है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, नगदी फसल और रोपण फसल में क्या अंतर है। कतई जहर प्रश्न होगा भैया। नगदी फसल लिखकर डैश देंगे। ऐसे फसल जिसमें फसलों का उत्पादन बेचने के उद्देश्य से की जाती है उसे नगदी फसल कहते हैं, जैसे गन्ना, ठीक है, कपास, जूट इत्यादि। अब जानेंगे रोपण फसल। रोपण फसल ऐसे फसल जो वृहद पैमाने पर अत्यधिक पूंजी का विनियोग कर बड़े यंत्रों के माध्यम से की जाती है, उसे रोपण फसल कहते हैं। तो रोपण फसल जैसे धान, लेकिन रियल में रोपण फसल धान नहीं है, यहाँ पे गलती से लिखा गया, इस बात से मुझे दुख है। यहाँ पे रबर होगा, चाय होगा, कॉफी होगा इत्यादि। ठीक है, धान आपका रोपण फसल नहीं है। अब जानेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो बिहार बोर्ड के लिए जहर पॉइंट होगा। पहला क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे इसको, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। ये बिहार बोर्ड कई बार पूछा है, इस पे आप लोगों का ध्यान होना चाहिए, ये छपने वाली होगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भूमिका का वर्णन करें। ये भी बिहार बोर्ड पूछा है। ये आपका चैप्टर 4 का क्वेश्चन है, 2 नंबर। आज पहला क्वेश्चन चैप्टर 1 का है। क्वेश्चन नंबर 3 है इतिहास के। क्वेश्चन नंबर 3 है, नगर निगम के कार्य पर चर्चा करें। ये आपका पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, ये बहुत बार बिहार बोर्ड पूछा है। नगर निगम का कार्य पूछेगा या नगर निगम का आय स्रोत पूछेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के प्रभाव का व्याख्या करें। ये आपका प्रश्न अर्थव्यवस्था का, इकोनॉमिक्स का है। ये भी क्वेश्चन अपने आप में जहर है। ठीक है, याद रखेंगे। आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कम समय में सिकंदर बनाने का श्रेय इस सीरीज को दिया जाएगा। इसका नाम होगा 7 फेरों वाली सीरीज। 7 फेरों वाली सीरीज इस सीरीज को नाम रखा गया है कि हम लोग का जीवन का एक नया केंद्र बनेगा बिहार बोर्ड के एग्जाम में और यूपी बोर्ड के एग्जाम में। कि जिस तरह हम लोग मान लीजिए 1 से लेकर 5, 1 से लेकर 10 क्लास तक अभी लाइफ में पहली बार बोर्ड में एग्जाम दे रहे हैं, इसलिए आपका जीवन का एक सबसे बड़ा कदम होगी, इसलिए इसका नाम 7 फेरों वाली सीरीज रखा गया है। यहाँ से एक जीवन का नया मोड़ मिलेगा। जिस तरह शादी होती है वहाँ पे एक नया साथी का निर्माण होता है, नया जीवन बनता है, उसी तरह इसका भी बात कही जा रही है। इस तौर पर इसका नाम 7 फेरों वाली सीरीज रखी गई है। प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।